नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज अपना जो तंत्र के अंदर है वो है अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, ये तंत्रों के अंदर जो है अपना लास्ट टॉपिक है। उसके बाद में जो अपने टॉपिक स्टार्ट होंगे, फिर छोटे छोटे टॉपिक है। बायो के अंदर भी छोटे छोटे टॉपिक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के तो टॉपिक बहुत ही छोटे छोटे हैं। मतलब यूं समझ लो कि ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में अपना 20% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगले 5 6 7 मतलब लगभग एक वीक के अंदर जो है अपना 15% प्लस कर लेना। तो मतलब 35% जो कोर्स है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में अगले एक महीने के अंदर जो है अपना 90% जो है वो सिलेबस जो है अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो कोर्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोर्स जो है वो अपना कंप्लीट होगा। ठीक है, जो अपना प्री है उसके लिए भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो अपना सिलेबस जो चल रहा है ये तो आपके मेंस तक काम आएगा, मतलब कि जो थर्ड ग्रेड है वहां तक काम आएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। फिलहाल अभी जो मैं जो भी करवा रहा हूँ वो मेन को टारगेट रखते हुए ही मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। इसीलिए मैं कोई भी लाइन यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहता, सारा का सारा जो है मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है, क्या होता है कि शरीर के अंदर जो ग्रंथियां होती है वो क्या करती है, वो हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, वो हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना जो है वो क्या होता है, वो अपने अंतःस्रावी तंत्र का कार्य होता है। ठीक है, अब देखो पूरा का पूरा नॉलेज अपने इसके लेंगे कि शब्द जो है वो शब्द कहाँ से उठा हुआ, वो चीज भी अपने याद करेंगे। क्योंकि देखो आजकल जो प्रश्न जो आते हैं ना वो एकदम कॉमन प्रश्न जो है वो नहीं आते हैं। साइंस, स्पेशल साइंस के आप टीचर बनने वाले हैं ना, तो आपको नॉलेज भी उस डेप्थ के अंदर उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप तैयारी करते हैं, तो मान लो एलडीसी की अगर अपनी तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। ठीक है, बैंक की करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपसे दिया तो जोड़ बाकी गुणा भाग जाता है, लेकिन उसके अंदर आपका स्पीड टेस्ट किया जाता है। टीचिंग का अगर कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको प्रश्न जो है इस तरीके से देखने को नहीं मिलेंगे कि इसका मूलधन ज्ञात करो, इसका मिश्रधन ज्ञात करो। वो आपका बेसिक चेक करेंगे कि आपको नॉलेज इतना है, क्या बच्चों को आप वो चीज बता सकते हैं जो लेसन के स्टार्टिंग में बतानी होती है। तो बीएड जैसे आपने की थी तो उसके अंदर हर टॉपिक का एक अलग ऑब्जेक्टिव होता था कि ये टॉपिक जो है ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। जैसे बीएड की अपने पढ़ाई जो मैथ्स में किसी ने की, किसी ने फिजिक्स में की होगी, किसी ने केमिस्ट्री में की होगी, तो कहीं भी आपने केमिस्ट्री से रिलेटेड जो 10वीं में अपने पढ़ते थे वो चीजें आपने नहीं पढ़ी होगी। रीजन बिहाइंड दिस की जो बीएड का जो कोर्स है वो अपना कोर्स जो है ना वो किस तरीके से पढ़ाना है उसके बारे में। तो अब किस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं उसका आपका टेस्ट होने वाला है। तो प्रश्न जो है वो कहाँ से उठ रहा है, कहाँ से बन रहा है, वो भी अपने को तैयार करना जरूरी है। मतलब छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। देखो अंतःस्रावी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एंडो से हुई है। देखो एंडोक्राइन सिस्टम, तो शब्द कहां से बना है, एंडोक्राइन। एंडो जो शब्द बना है ये ग्रीक शब्द से बना है, ग्रीक भाषा के एंडो शब्द से बना है तथा क्राइनिन से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, आंतरिक स्त्रवण। ठीक है, आंतरिक स्त्रवण। देखो आंतरिक स्त्रवण, बाह्य स्त्रवण अपने पहले जो शायद परिसंचरण तंत्र के अंदर इसके बारे में थोड़ा बहुत अपने इसका बेसिक पढ़ चुके हैं। अर्थात वे ग्रंथियां जो अपना स्त्राव सीधे रुधिर में मुक्त कर देती है, और ये क्या होती है, नलिका विहीन होने के कारण से नलिका विहीन ग्रंथियां भी इनको कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां मतलब इसके लिए ग्रंथियां नहीं है, ये डायरेक्ट खून के अंदर, डायरेक्ट ब्लड के अंदर जो है वहां पर जब ब्लड की सप्लाई होती है तो वहां पर डायरेक्ट बिना नलिका के ही रक्त के अंदर वो चीज छोड़ देते हैं जिस चीज की अपने को शरीर में जरूरत होती है। ठीक है, अब जैसे मान लो जैसे पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, तो इनके लिए अलग से ग्रंथियां नहीं पाई, अलग से जो है नलिका नहीं पाई जाती। जब इनके पास में ब्लड आता है तो धीरे से जाके इसके अंदर वो चीज छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा स्त्रावित रासायनिक पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। देखो ग्रंथियां काम क्या करती है, अलग अलग ग्रंथि के अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं। जैसे कॉलेज के अंदर अपना हिंदी डिपार्टमेंट का एचओडी कोई और है, साइंस का कोई और है, मैथ्स का कोई और है, उसी तरीके से इसके अंदर भी अपने जो है वो डिपार्टमेंट अलग अलग ग्रंथियों ने बांटे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए देखो अलग अलग पदार्थ अलग अलग चीजों का उसने ठेका ले रखा है। जैसे मान लो कि अपने को भोजन पचाना होता है, ठीक है, तो भोजन के लिए पेट में क्या होता है, HCl होता है। अब HCl कितना रिलीज करना है या नहीं करना है, वो अलग अलग ग्रंथियों का क्या होता है, पार्ट होता है। उसके लिए क्या करते हैं, वो संकेत कैसे देते हैं, फोन करके तो बोल नहीं सकते क्योंकि वो सजीव है नहीं, ठीक है, निर्जीव है। तो वो क्या करते हैं, वो ब्लड के अंदर एक क्या छोड़ देते हैं, रासायनिक पदार्थ। उस रासायनिक पदार्थ के आधार पर वो समझ जाते हैं कि उनको क्या करना है। मतलब ये एक इशारा होता है कि अब शरीर को क्या डिसीजन करना है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं।
अब ये शब्द किसने दिया? अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन, ठीक है, थॉमस एडिसन ने क्या दिया था? ये नाम दिया था, और साथ ही साथ में इसको अंतःस्रावी विज्ञान का जनक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, अंतःस्रावी तंत्र तथा इसकी कार्य प्रणाली के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये देखो, अंतःस्रावी का जनक थॉमस एडिसन था, और अंतःस्रावी कार्य प्रणाली के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि व उनसे स्रावित हार्मोन के प्रभाव निम्नलिखित है। मतलब कि ग्रंथियां शरीर में बहुत सारी है, लेकिन कौन सी इंपॉर्टेंट है, उन इंपॉर्टेंट को पूरा का पूरा समझाया गया है। देखो, ये सेम टू सेम टॉपिक जो है फर्स्ट ग्रेड में भी लगता है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में अलग लेवल पे पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट पेपर में होता है। अपने रीट वाले हैं तो अपने स्पेशलिस्ट बनने वाले हैं मैथ के, तो उसके अंदर अपने को डीप नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो पूरा का पूरा मतलब यहाँ से आपने पढ़ लिया, उसके बाद में आपको कहीं से भी जो है अंतःस्रावी तंत्र जो अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा डेप्थ में इसको कवर किया गया है। ठीक है, अब अपने प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे, क्या होते हैं, क्या इसके कार्य होते हैं, उसके अंदर अंदर से अंदर जो डिवाइड किए गए हैं उनको भी अपने पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा अपने देख लेते हैं एक चित्र की, कौन सी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्त्रावण करती है, और क्या उसका इंपॉर्टेंस है, वो सब चीजें जो है अपने इस चित्र के माध्यम से वो समझने वाले हैं। और कुछ चीजें जो है अपने इस तंत्र पूरा पाठ पढ़ा है, तो ये ग्रंथियों के बारे में कुछ पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के बारे में आपने पहले पढ़ चुके हैं, पीयूष ग्रंथि के बारे में आपने पहले पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा और रिमाइंड अपने यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, पीनियल ग्लैंड है, इसके बारे में भी अपने पढ़ने वाले हैं। थायराइड या पैराथायराइड ग्रंथि है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं मस्तिष्क। जो टॉपिक पढ़ा था हमने, उसके अंदर अपने क्या पढ़ा था? देखो, इसको मैं जूम कर देता हूं। ये देखो, ठीक है। अब देखो, यहां पर क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहां पर होता है? ये एक मस्तिष्क का पार्ट होता है, और हाइपोथैलेमस में ही पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो ये चीज अपने पहले पढ़ चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि किसके पास में होती है? ये होती है हाइपोथैलेमस के पास में। और हाइपोथैलेमस का क्या कार्य होता है? भूख, प्यास, नींद और प्यार, ये सब जो चीजें होती है, ये कहां से होती है? ये हाइपोथैलेमस से होती है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि तो खुद मास्टर ग्रंथि है, मतलब पूरे शरीर की क्या है? ये मास्टर है। सारी की सारा हार्मोन स्त्रावण का कार्य कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करती है। तो इसके बारे में काफी लंबा चौड़ा है, वो अपने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में यहाँ पर देखो, पीनियल ग्लैंड कहाँ पर है? देखो, यहाँ पर पीयूष ग्रंथि है, और यहाँ पर क्या है? पीनियल ग्लैंड है। मतलब पीनियल ग्रंथि जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? ये भी मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो, पीनियल ग्रंथि किस लिए? देखो, पीनी मतलब नींद, ने आ रहा ना यहाँ पे, नींद के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो पीनियल ग्लैंड जो है वो नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में देखो, थायराइड और पैराथायराइड। ठीक है, थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड कहां पर होता है? थायराइड रोग आपने देखा होगा गले के अंदर होता है, इसलिए थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? ये देखो, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो अपने पाई जाती है गले के अंदर। यहाँ पर तितली के समान इसकी आकृति होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो, थाइमस ग्रंथि। ये थाइमस ग्रंथि देखो कहां पर होती है? तो वक्ष जो होता है अपना, वहां पर थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखो, ये देखो, यहां पर है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि तो अपने को पता है कि पेट के जस्ट नीचे पाई जाती है अग्नाशय ग्रंथि। और ये क्या करती है? जब अपना भोजन जो होता है वो उसके अंदर HCl होता है, मतलब वो अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और जब क्षारीय माध्यम की जरूरत होती है तो अग्नाशय क्या करता है? क्षारीय माध्यम अपने को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो, एड्रिनलिन ग्लैंड। ठीक है, अब देखो, ये चीज आपने कहां पर पढ़ी होगी? ये जब मैंने आपको पढ़ाया था उत्सर्जन तंत्र, तो वहां पर मैंने आपको किडनी पढ़ाया था। तब मैंने आपको दिखाया था कि किडनी के ऊपर की साइड में क्या होता है? एक तितली नुमा संरचना होती है। ठीक है, वो संरचना देखो, वो देखो, एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है। देखो, ये जो अपना है वो उत्सर्जन तंत्र वाला है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या पाई जाती है? एक शेप पाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, अंडाशय और गर्भनाल। ठीक है, ये सब भी जो है ये अपने क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि का जो है
ये पार्ट अपना होता है। अब ये तो था चित्र के माध्यम से जो अपने को बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिसके कारण से जो अपने को एक साथ में बहुत सारा पढ़ने का लोड नहीं आएगा। अब इसके अंदर जो डेप्थ के अंदर अब अपना इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखो पर्टिकुलर एक एक ग्रंथि के बारे में है, ठीक है। अब देखो पीयूष ग्रंथि, ठीक है, यह मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में पाई जाती है, ये अपने पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। इससे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि इस ग्रंथि में निकलने वाले हार्मोन अन्य ग्रंथियों की स्राव को नियंत्रित करते हैं। मतलब अगर किसी की पीयूष ग्रंथि के अंदर दिक्कत है तो शरीर के अंदर बीमारियां ही बीमारियां होगी, क्योंकि पीयूष ग्रंथि में दिक्कत मतलब सभी की सभी ग्रंथियों का जो बैलेंसिंग है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी अपने इससे पहले पढ़ चुके हैं। पीयूष ग्रंथि में अनेक हार्मोन स्त्रवण होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से पिट्यूटाइन हार्मोन, देखो जैसे पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, मटर के दाने के समान, ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी, ठीक है, कहां पाई जाती है? हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में, या फिर कह सकते हैं मस्तिष्क में, ठीक है। और हार्मोन कौन सा? पिट्यूटाइन हार्मोन, पिट्यूटाइन हार्मोन का स्त्रवण करती है। अब ये एक हार्मोन नहीं है, ये सभी हार्मोन्स का जो है वो सम्मिलित रूप है, ठीक है। अब देखो यह हार्मोन शरीर में वृद्धि व अन्य ग्रंथियों को उद्दीपन करने का कार्य करता है। मतलब देखो सबसे पहले कार्य वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी की पीयूष ग्रंथि कम एक्टिव है तो उसकी हाइट जो होगी वो कम होगी, ठीक है। यदि किसी की पिट्यूटाइन ग्रंथि अधिक एक्टिव है तो उसकी हाइट जैसे खली जैसी हो जाएगी, 7 फुट 6 फुट से ऊपर, मतलब 6 से 7 फुट 8 फुट तक वो उसकी हाइट चली जाएगी, तो आकार उसका दैत्य नुमा जो आकार हो जाएगा, तो मतलब वो भी सही नहीं है। सबसे बेस्ट अगर पिट्यूटाइन ग्रंथि काम कर रही है तो हाइट होगी मेरे जैसी, मतलब पूरी पूरी 6 फीट जो हाइट होती है, मतलब बेस्ट हाइट होती है। और वो कहां से होती है? तो हाइट का जो रिलेशन है वो अपनी पीयूष ग्रंथि से जो है अपना संबंध होता है। और दूसरा कार्य क्या होता है? ये दूसरी ग्रंथियों को उद्दीपन करती है। मतलब जैसे ग्रंथियां सो रही तो उनको उठाती है, उठ जा, ठीक है, मतलब वो उठाती है और उद्दीपन करती है, मतलब उसका, ठीक है, उसको कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है, ठीक है। अब देखो इस हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है तथा अधिकता से क्या होता है? देखो शरीर का आकार दैत्याकार हो जाता है, ठीक है। तो हाइट से संबंधित कोई भी दिक्कत जब भी समझ में आए तो समझ जाना कि ये क्या है, ये है अपने पीयूष ग्रंथि से संबंधित पिट्यूटाइन हार्मोन के अंदर कोई ना कोई दिक्कत चल रही है, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब देखो पीयूष ग्रंथियों में एक तो हाइट वाला फैक्टर हो गया, एक फैक्टर जो है अदर फैक्टर होता है, वो अपने को याद करना है, वो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा सा अपने को याद करना पड़ेगा। देखो पीयूष ग्रंथि से STH मतलब सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब का मतलब मैं समझा दूंगा, ठीक है। ACTH मतलब एंडोकाइनोसिस हार्मोन, ठीक है। उसके बाद में देखो GTH मतलब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद में FSH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद में LTH मतलब लैक्टोजोनिक हार्मोन, ठीक है। इसी तरीके से ये देखो ये आगे भी अपने हार्मोन है। अब ये हार्मोन के कार्य जो है अपने को साथ में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, साथ में पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि प्रश्न एकदम सीधा सीधा नहीं आएगा कि पीयूष ग्रंथि हाइट के लिए बोनेपन के लिए जिम्मेदार है, नहीं, ये तो सभी प्रश्न कर देंगे। प्रश्न ऐसा आएगा कि देखा हुआ भी लगे और उसको कर भी डायरेक्ट ना पाए, ठीक है। उसके बाद में देखो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। हाइपोथैलेमस यह ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के पास में स्थित होती है। इसके हार्मोन पीयूष ग्रंथि में शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं, ये याद रखना है कि इसके हार्मोन पीयूष ग्रंथि तथा शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं। शरीर के ताप को नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। उसके बाद में देखो थायराइड ग्रंथि, देखो थायराइड नाम आपने सुना होगा कि थायराइड जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? गला जो होता है वो फूल जाता है, मतलब थायराइड अगर हाई है तो गला फूल जाता है, नहीं तो शरीर के अंदर पतलापन होना स्टार्ट हो जाता है। अब इस रोग को हिंदी के अंदर घूंगा या फिर गलगंड रोग इसको बोला जाता है। कैसे होता है? आयोडीन की कमी से ये रोग हो जाता है। थायराइड के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण होता है, ये अनबैलेंस हो जाता है तो थायराइड अप या फिर डाउन अपना हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर
यह ग्रंथि श्वास नली मतलब कि ट्रैकिया के दोनों ओर स्थित होती है। ठीक है, अब देखो ये देखो, ये यहाँ पर श्वास नली की दोनों तरफ ये स्थित होती है। ठीक है, दोनों तरफ ये स्थित होती है। ठीक है, अब देखो इससे निकलने वाले हार्मोन थायरोक्सिन है, मतलब कौन सा हार्मोन है, तो थायरोक्सिन हार्मोन इसमें निकलता है। कमी, इसमें आयोडीन की कमी होती है। ठीक है, अब देखो एक चीज सोचो, जब मैं छोटा था ना तो एक दूरदर्शन के ऊपर मतलब एक नाटक जैसे आते हैं तो उसके बीच में एडवर्टाइजमेंट आता है, मतलब कि विज्ञापन आते हैं। ठीक है, उन विज्ञापन के अंदर एक छोटा बच्चा होता था तो उसमें मतलब आयोडीन युक्त निरमा नमक ऐसा कुछ करके ऐड आया करता था। तो वो आयोडीन नमक जो है वो किससे संबंधित है, मतलब वो आयोडीन वाला नमक अगर नहीं खाएंगे तो अपने को जो है थायराइड ग्रंथि के अंदर दिक्कत होने की संभावना रहती है। ठीक है, जिसमें आयोडीन होता है, इसकी कमी से गलगंड रोग हो जाता है। अतः इस ग्रंथि के सही ढंग से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखो देखो सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ये जो ग्रंथि है ये अपने थायराइड ग्रंथि है। थायराइड, ये जो मेन चीजें हैं ये तो अपने को पक्का पक्का याद रखनी ही है, क्योंकि ये तो सभी प्रश्न अगर आएंगे तो सभी सही करेंगे। इसके अलावा जो अंदरूनी प्रश्न बनते हैं उनको भी अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो थायराइड ग्रंथि भी ऐसा है कि अगर आपका थायराइड मेंटेन नहीं है, सही नहीं है, तो अन्य बीमारियां भी इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखो पैराथायराइड, यह ग्रंथि गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। इस ग्रंथि को पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। और इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा, पैराथायरोक्सिन। देखो पैरा थायरोक्सिन। ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो पैरा हार्मोन। ठीक है, ये जो है अब ये हार्मोन का स्त्रावन इसके अंदर वो होता है। उसके बाद में देखो थाइमस ग्रंथि, हाँ ये जो ग्रंथि है ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यह ग्रंथि हृदय के ठीक आगे ट्रैकिया के पास में स्थित होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और 10 साल का होता है वैसे वैसे उसका आकार लगातार छोटा होता जाता है। तो प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जो बचपन के अंदर उपस्थित होती है लेकिन यौवनावस्था आने के साथ साथ में वह गायब होने लगती है। ठीक है, तो 10 वर्ष की आयु में लगभग ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थाइमोसिन। ठीक है, थाइमोसिन ये हार्मोन जो है ये स्त्रावण ये ग्रंथि करती है। ठीक है, इसका प्रभाव लैंगिक परिवर्धन व प्रतिरक्षी तत्वों के परिवर्धन पर पड़ता है जो शरीर से रोगाणुओं की रक्षा करता है। देखो एक चीज देखो, जितना छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता कि कौन सी चीज खानी है कौन सी चीज नहीं खानी है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो मिट्टी को भी खा लेते हैं, वो दीवार को भी चाट लेते हैं। लेकिन एज कंपेयर एज वो सर्दी जुकाम से मतलब वो हो सकता है कि बीमार हो जाए, लेकिन इन बैक्टीरिया वाले रीजन से ये कभी बीमार देखने को नहीं मिलते। मतलब जो सर्दी जुकाम से होते हैं या कोई खास विशेष ऐसा बच्चा है जिसके एंटीबायोटिक कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है तो एक अलग बात है। बाकी जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों के कंपैरिजन में कम बीमार पड़ते हैं। उसका रीजन ये है कि उनके अंदर थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। 10 साल तक उनके अंदर थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। वो ग्रंथि क्या करती है, वो उनकी एंटीबायोटिक कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाती है, जिसके कारण से शरीर के अंदर जो प्रवेश करने वाले रोगाणु है वो कम जो है कार्य करते हैं, मतलब कि उनको समाप्त कर देती है, जिसके कारण से बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। लेकिन 10 साल के बाद में जो है वो बच्चे जो है बीमार रहने का सिलसिला थोड़ा सा बढ़ता जाता है, क्योंकि रीजन यही है उसके अंदर थाइमस ग्रंथि नहीं है। और थाइमस ग्रंथि नहीं है तो फिर उसके रोगाणुओं के अंदर जो है रोगाणुओं से रक्षा करने की क्षमता कम हो जाती है। इसकी कम सक्रियता से बालक में जनन तंत्र अल्प विकसित रह जाते हैं। इसकी अति सक्रियता से टॉन्सिलाइटिस नामक रोग हो जाता है। अब ये चीजें अपने को याद रखनी पड़ेगी, मतलब कि ये प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है, साथ ही साथ में ये जनन तंत्र से भी संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है। ठीक है, अब देखो एक चीज और पॉइंट की मैं आपको बताता हूं कि जो किन्नर होते हैं ना, जो किन्नर होते हैं उनका
10 साल की उम्र तक उनका पता नहीं लगाया जा सकता कि वो मेल है, फीमेल है या फिर दोनों का मिक्स है। उसका रीजन यही होता है कि जब 10 साल के बाद में ही डिसाइड होता है कि उनका जो है वो मेल बनने वाले हैं या फिर फीमेल बनने वाले हैं या फिर दोनों का मिक्स बनने वाला है। क्योंकि जब थाइमस ग्रंथि जो होती है उसकी सक्रियता पर वो निर्भर करेगा कि वो कौन सी साइड वो जाने वाले हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग में स्थित होती है। तो देखो पीयूष ग्रंथि थी, पीयूष ग्रंथि ये थी हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब पीनियल ग्रंथि है, ये किसके साथ में, ये थैलेमस के साथ में है। ठीक है, ये किसके साथ में, ये थैलेमस के साथ में। ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें ये अपने को याद रखनी। और ये जो है मिल्टॉनिक हार्मोन का स्रावन करती है। मिल्टोनिन, मिल्टोनिन या फिर मिल्टॉनिक, कोई भी याद कर लो, मिल्टॉनिक। ठीक है, मिल्टॉनिक हार्मोन का स्रावन करती है। ठीक है, अब देखो ये क्यों उत्तरदायी होती है, ये उत्तरदायी होती है नींद के लिए। ठीक है, नींद कम आना ज्यादा आना ये डिपेंड करता है पीनियल ग्रंथि के ऊपर, ये डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद में देखो अग्नाशय ग्रंथि। ये ग्रंथि जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। ठीक है, जो शरीर के अंदर जो शुगर होता है ना, शुगर अप होगा या डाउन होगा ये डिपेंड करता है अग्नाशय ग्रंथि के ऊपर। तो देखो सबसे पहले अपने ये समझते हैं कि शुगर कब होता है। देखो शरीर के अंदर जब आपकी अग्नाशय ग्रंथि है वो बराबर कार्य नहीं करती तो अपना क्या होता है, अपने को शुगर होने की संभावना रहती है। और अग्नाशय ग्रंथि के अंदर क्या होता है, अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण करती है। अगर ये इंसुलिन हार्मोन अधिक स्त्रवण होता है तो वो शुगर को लो कर देती है, जिसके कारण शुगर लो रहने लगता है। और इंसुलिन अगर स्त्रवण कम होता है तो शुगर का लेवल बढ़ता जाता है, फलस्वरूप हाई शुगर की प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो शुगर के मरीज होते हैं उनको कम चीनी खाने की सलाह दी जाती है। रीजन बिहाइंड दिस, अगर वो चीनी कम खाएंगे तो शुगर का लेवल कम रहेगा और इंसुलिन भी कम स्त्रवण हो रहा है तो फिर दोनों बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा जब शुगर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में इंसुलिन के हार्मोन कि जो इंजेक्शन उनको लगाए जाते हैं। इसका भी रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि शरीर जो स्त्रवण है वो कम कर रहा है, लेकिन अपने को तो स्त्रवण बराबर करना है तो उसको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। फलस्वरूप उसका जो है मेंटेन किया, शुगर मेंटेन करने की पूरी कोशिश की जाती है। ठीक है, और ये होता क्यों है, ये जो है अग्नाशय की, देखो लैंगरहैंस द्वीप की जो अल्फा कोशिकाएं हैं उन अल्फा कोशिकाओं के कारण से शुगर जो है वो हो जाता है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, ये दोनों प्रकार की ग्रंथियां होती है। ठीक है, इसमें विशेष कोशिकाओं के समय उपस्थित होते हैं जिनको क्या कहते हैं, लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। ठीक है, लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। इसके अंदर देखो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है और विशेष प्रकार के समूह उपस्थित होते हैं। मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना वो ननिहाल चले जाते हैं, तो वैसे यहाँ पर लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं हैं वो ननिहाल आई हुई रहती है। ठीक है, इसमें मुख्य दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। देखो एक होती है अल्फा कोशिकाएं और एक होता है इसके अंदर बीटा कोशिका। ठीक है, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, ठीक है यहाँ पर अल्फा नहीं है, बीटा कोशिकाओं से क्या होता है, इंसुलिन का स्त्रवण होता है। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्त्रवण होता है। ठीक है, और अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन हार्मोन स्त्रवण होता है। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखो कैसे याद करना है, देखो अल्फा कोशिका से क्या होता है, ठीक है अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन, ठीक है, और बीटा कोशिका से इंसुलिन। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये है GA मतलब जनरल अवेयरनेस। ठीक है, A मतलब अल्फा। ठीक है, अब देखो एक SSC के अंदर आपने IB की नौकरी सुनी होगी। ठीक है, ब्यूरो करके कोई मतलब इसकी एक नौकरी निकलती है, तो IB वैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इंसुलिन और बीटा, GA मतलब जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जरूर याद करना कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ये ग्रंथियां इसको बोला जाता है। उसके बाद में देखो अधिवृक्क ग्रंथि मतलब एड्रिनलिन ग्रंथि। ठीक है, अब देखो एड्रिनलिन ग्रंथि जो होती है वो कहां पर पाई जाती है, तो ये जो अपने पाई जाती है ये वृक्क मतलब कि किडनी के ऊपर ऊपरी सिरे के ऊपर जो है वो एड्रिनलिन ग्रंथि पाई जाती है।
और ये जो ग्रंथि है ये आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है, इसे करो या मरो ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका जो कार्य होता है वो आपातकालीन कार्य होने वाले सभी कार्य ये कार्य करती है। जैसे मान लीजिए अचानक से डर का माहौल बनना तो एड्रिनल ग्रंथि जो है वो एक्टिव हो जाती है। अचानक से भागदौड़ करने पर अपनी एड्रिनलिन ग्रंथि जो है वो कार्य करना स्टार्ट कर देती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो गया, एड्रिनलिन ग्रंथि जो है वो अपना जो है अचानक से ब्लड प्रेशर हाई कर देती है ना, वो एड्रिनलिन ग्रंथि का कार्य होता है। अचानक से मान लीजिए किसी को चक्कू मारते हुए देख लिया, एड्रिनल ग्रंथि जो है वहां पर एक्टिव होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखो अधिवृक ग्रंथि वृक्क के अग्र सिरे पर स्थित रहती है। इसके ग्रंथि का बाहरी भाग कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। ठीक है, अब ये चीजें देखो, इसलिए क्या है कि पिछले जो तंत्र है वो आपको याद होने ज्यादा जरूरी है। अगर आपने उत्सर्जन तंत्र नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कॉर्टेक्स क्या है और मेडुला क्या है। ठीक है, मतलब ये इतना याद रख लेना आपकी वृक्क मतलब किडनी के ऊपर ये पाई जाती है। कॉर्टेक्स भाग द्वारा मिनरेला कॉर्टियोइड्स तथा ठीक है हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, ये हार्मोन जो है आप याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं। ठीक है, तथा मेडुला द्वारा एड्रिनलिन, ये याद रख लेना। ठीक है, कि एड्रिनलिन ग्रंथि द्वारा एड्रिनल हार्मोन का स्त्रवण कौन से भाग से होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये मेडुला भाग से, यही याद रख करना है। देखो ये वाला याद मत करना। ठीक है, मेडुला भाग से। देखो ये एक नया प्रश्न आपको मिला होगा कि एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन स्त्रवण होता है, ये आपको पहले से पता होगा, लेकिन ये कौन से भाग से, किडनी के कौन से भाग से ये जो स्त्रवण होता है, तो ये मेडुला भाग से जो है स्त्रवण होता है। कौन से भाग से, तो मेडुला भाग से इसका स्त्रवण होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो जनन ग्रंथियां। ठीक है, वृषण व अंडाशय। ठीक है, अब देखो मानव क्या है, एक लिंगी जंतु है, इसमें नर व मादा प्रजनन क्रमशः वृषण एवं अंडाशय से किया जाता है। जनन अंग कुछ हार्मोन का स्त्रवण करते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन का स्त्रवण करते हैं, अब अपने उन हार्मोन के बारे में इसमें पढ़ने वाले। ठीक है, मनुष्य में एक जोड़ी वृषण होते हैं। वृषण के संयोजी उत्तक में अंतराली कोशिकाएं उपस्थित होती है। बस ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर बन चुका है। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, एसएससी के पेपर में बहुत बार साइंस के अंदर ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वृषण के संयोजी उत्तक में कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती है, तो अंतराली कोशिकाएं, अंतराली कोशिका जो है वो उपस्थित ठीक है होती है, जिसके द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्त्रवण करता है। देखो दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ चुकी है कि सबसे पहले जो नर है वो किसका स्त्रवण करता है, नर जो है वो टेस्टोस्टेरोन ठीक है इसका स्त्रवण करता है। ठीक है, अब ये स्त्रवण जो है वो कहां से होता है, ये सभी जानते हैं ये होते हैं वृषण से। ठीक है, लेकिन वृषण के कौन से भाग से होते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वृषण के जो यहां पर अंतराली कोशिकाओं से, अंतराली कोशिकाओं द्वारा, ठीक है अंतराली कोशिकाओं द्वारा स्त्रवण होता है। ठीक है, ये दो चीजें अपने को यहाँ पर अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में देखो अब बात आती है अंडाशय की। ठीक है, स्त्रियों में 2 अंडाशय पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक बुक्स के अंदर जैसे इस टाइप की कोई संरचना भी देखी होगी कि एक यहाँ पर कुछ होता है और एक यहाँ पर जो है संरचना पाई जाती है। मतलब अंडाशय दो जोड़ी होते हैं। ठीक है, और इसमें हार्मोन भी 2 प्रकार के हार्मोन इसमें स्त्रवण होता है। ठीक है, तो एक होते हैं एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, ये तो हो गए महिला में। ठीक है, पुरुष में क्या होता है, पुरुष में होते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब ये कहां पर होता है, तो ये वृषण से स्त्रवण होता है। ये वृषण की अंतराली कोशिका से। ठीक है, ये 2 चीजें मतलब अपने को याद रखना है कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, महिलाओं में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। पुरुषों के अंदर कहां से होता है, तो ये अंतराली कोशिकाओं से होता है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। अब देखो हार्मोन की क्रियाविधि, ये हार्मोन कैसे कार्य करता है, अब इसके बारे में अपने को बताया गया।
हार्मोन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में स्रावित किए जाते हैं तथा इसकी सूक्ष्म मात्रा ही कोशिकाओं की क्रियाशीलता को प्रभावित करने के लिए सक्षम होती है। मतलब हार्मोन होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में स्रावण नहीं होता, बहुत कम मात्रा में स्रावण इसका किया जाता है। ठीक है, हार्मोन कोशिकाओं की उपापचय दर में वृद्धि करते हैं। देखो हार्मोन जैसे मान लीजिए खाना नहीं पच रहा है, आपने बाहर से छोटी सी गोली ली और पेट के अंदर सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या रीजन है? क्योंकि अपने को शरीर के अंदर कोई भी चीज ठीक करने के लिए बहुत सूक्ष्म मात्रा में हार्मोन की आवश्यकता होती है। और मान लीजिए कोई हार्मोन जो है वो इनबैलेंस होया हुआ है, जैसे ही दवाई लेते हैं वो हार्मोन की जो प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाती है और वो एक बूंद जो है वो अपना हार्मोन अपने शरीर को देना स्टार्ट कर देती है। फलस्वरूप अपनी जितनी भी समस्याएं होती है वो सब समस्याएं क्या हो जाती है? सॉर्ट आउट हो जाती है। हार्मोन के कोशिकाओं की सक्रियता एवं उपापचय दर पर प्रभाव के आधार पर इनकी क्रियाविधि को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनको अब 3 भागों के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब देखो कोशिका कला की पारगम्यता में परिवर्तन कर हार्मोन आयनों के आवागमन को प्रभावित करते हैं, जिससे कोशिकाओं की उपापचय सक्रियता बदल जाती है। मतलब अब ये इलाज बता रहे हैं कि किस तरीके से जो उपापचय क्रियाएं हैं उनको सुधारा जा सकता है। ठीक है, देखो कोशिका कला की पारगम्यता में परिवर्तन कर हार्मोन के आयनों को आवागमन में प्रभावित करते हैं। जैसे देखो पारगम्यता का मतलब आपको पता होगा कि जैसे एक पारगम्य झिल्ली होती है, मान लीजिए उस झिल्ली के अंदर समस्या है, मान लीजिए एक साइड हार्मोन स्त्रवण हो रहा है लेकिन पारगम्य झिल्ली उसका स्त्रवण अंदर नहीं जाने दे रहा है, तो बाहर से कोई ना कोई क्या होगा, कोई ना कोई पदार्थ लिया जाएगा, फलस्वरूप क्या हो जाएगा, वो पारगम्य झिल्ली सही हो जाएगी और उसका आवागमन आसानी से होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो आवागमन को प्रभावित करते हैं जिससे कोशिकाओं की उपापचय क्रियता सक्रियता बदल जाती है और हार्मोन बराबर पहुंचेगा तो उसकी सक्रियता भी बराबर होना स्टार्ट हो जाती है। हार्मोन जीन्स को सक्रिय कर विशेष प्रकार के प्रोटीन के संश्लेषण को उत्प्रेरित करते हैं तथा कोशिका की सक्रियता को प्रभावित करते हैं। देखो हार्मोन क्या होते हैं, लेट अस सपोज जैसे मान लीजिए कि कोई हार्मोन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर काम नहीं करेगा तो वो जीन्स जो है प्रॉपर कार्य नहीं करेंगे। इसके लिए बाहर से कोई ना कोई पदार्थ दिया जाता है, फलस्वरूप हार्मोन की इम्बैलेंसिंग अब क्या हो जाती है? सही हो जाती है, जिससे क्या होगा कि शरीर प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन का संश्लेषण क्या करेगा? बिल्कुल बराबर करेगा और कोशिका की सक्रियता को प्रभावित करेगा। मान लीजिए हार्मोन जो है सक्रिय नहीं थे तो वो क्या हो जाएंगे? सक्रिय हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हार्मोन किसी ग्राही प्रोटीन से संयुक्त होकर हार्मोन ग्राही प्रोटीन का निर्माण करते हैं तथा द्वितीय संदेश वाहक की तरह कार्य करते हैं। देखो ये जो 3 पॉइंट है वो याद नहीं करने, सिर्फ एक बार आप रीडिंग करके इसको आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि पेपर में प्रश्न बनने लायक चीज यहाँ पर नहीं है। अब देखो लगभग अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसको अपने थोड़ा सा टेबल फॉर्म में और पढ़ेंगे, थोड़ा सा और ज्यादा लेंथी तरीके से इसको पढ़ेंगे कि कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर जाने की कोई भी संभावना इसके अंदर नहीं रहे। तो चलो अब अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर अपने को दिया गया है हार्मोन, यहां पर हार्मोन के स्त्रवण से होने वाले प्रभाव, मतलब हार्मोन के स्त्रवण से क्या क्या प्रभाव जो है वो पड़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो देखो यहां पर देखो क्या दिया गया है, पीयूष ग्रंथि दिया गया है। ठीक है, अब देखो पीयूष ग्रंथि वृक्क नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाना, रक्त दाब बढ़ाना, इसके कम स्त्रवण से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, प्रसव पीड़ा का प्रेरक व शिशु। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद में क्या है, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, ये आपको देखे हुए याद आ रहे होंगे कि सबसे पहले जो इंग्लिश के अंदर बहुत सारे यहाँ पर जो नाम लिखे गए थे ना, ये वाले, इन सभी के बारे में अब जानकारी दी गई है कि पीयूष ग्रंथि के अंदर ये हार्मोन थे। अब इन हार्मोन का जो कार्य है उस कार्य के ऊपर यहाँ पर बात की जाएगी। ठीक है, एक बार इसको आप क्या करो, इसको अच्छे से आप एक बार रीड कर लो, तब तक मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर कोई भी
गड़बड़ ना हो। देखो थोड़ा सा इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ हुआ है, तो थोड़ा सा अपने इसको मिलान कर लेते हैं, उसके बाद में इसके आगे अपने बढ़ेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने को करेक्शन इसके अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये पूरा पूरा एकदम जो है मिलान हो चुका है। इसको थोड़ा सा आप अपने कॉपी में उतारे तो बिल्कुल करेक्ट करके उतारे। देखो पीयूष ग्रंथि के जो पार्ट है वो इनको 8 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। सबसे पहले देखो पूरे के पूरे पार्ट में जो आपको किसी ना किसी तरीके से जो है मैं आपको याद करवा दूंगा, आप चिंता ही मत करना। देखो वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, पुट्टी का प्रेरक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन और थायरोट्रॉपिक हार्मोन, ये सारे के सारे हार्मोन है। आधे हार्मोन जो है वो आपको एक साथ में ही याद हो जाएंगे, मतलब पढ़ने के साथ साथ में। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, वेसोप्रेसिन, ठीक है, वृक्क नलिकाओं के जल के पुनरावशोषण को बढ़ाना, रक्त दाब बढ़ाना, इसके कम स्त्रवण से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो नाम क्या है, वेसोप्रेसिन, ठीक है, वेसोप्रेसिन नाम है। ठीक है, अब देखो वैसे वेसोप्रेसिन, और देखो वृक्क नलिकाओं से संबंधित है। अब वृक्क नलिकाएं क्या कार्य करती है, ठीक है, वृक्क नलिकाएं मतलब किडनी जो है वो अपने शरीर के अंदर खून आता है, पानी के साथ में मिक्स होके आता है, तो वो पानी और खून का जो है अलग अलग करता है। ठीक है, तो वैसे वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन इसे याद आना चाहिए, वृक्क मतलब किडनी। किडनी क्या करता है, जल का पुनरावशोषण करता है। पुनरावशोषण करने के बाद में क्या करेगा, वो जो है अपना मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। लेट अस सपोज जैसे वेसोप्रेसिन हार्मोन स्त्रवण होता है, तो किडनी क्या करेगी, पानी का अवशोषण अधिक करेगी। अवशोषण अधिक करेगी तो वो क्या होगी, मूत्र की जो मात्रा होगी वो शरीर के अंदर बढ़ जाएगी। तो दो चीजें देखो अपने को याद हो चुकी है कि वृक्क की नलिकाओं में पुनरावशोषण होता है, और पुनरावशोषण अगर होगा तो मूत्र की मात्रा उसके अंदर क्या हो जाएगी, मूत्र की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी। अब देखो एक रक्त दाब बढ़ना, ये रक्तदाब क्यों बढ़ेगा भाई, शरीर के अंदर पानी और रक्त दोनों एक साथ में किडनी के पास में आते हैं। किडनी वैसोप्रेसिन हार्मोन के कारण से पानी को पुनरावशोषण कर लेती है, तो पानी तो साइड में निकल गया। ठीक है, अब पानी साइड में निकल गया तो उसका निष्कासन तो होगा, उत्सर्जन तो होगा, तो मूत्र जो है वो यूरिन के रूप में हम पास कर देते हैं। तो दो चीजें होगी, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है और जल का पुनरावशोषण हो जाता है। अब जब जल निकल गया तो उसके अंदर खाली ब्लड की मात्रा रह जाएगी, तो ब्लड प्रेशर उसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि खाली ब्लड प्रेशर किसको शो करता है कि कितना ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ब्लड की मात्रा बढ़ गई तो ब्लड प्रेशर भी उसमें बढ़ जाएगा। तो ये था अपना वैसोप्रेसिन। ठीक है, उसके बाद में देखो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है, देखो प्रसव पीड़ा का प्रेरक व शिशु जन्म के बाद गर्भाशय को सामान्य दशा में लाने का कार्य कौन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। देखो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। ठीक है, वो जानवरों के अंदर जैसे गायों के अंदर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के जो लगाए जाते हैं, वो पशुओं से अधिक दूध प्राप्ति के लिए ऑक्सीटोसिन के हार्मोन जो है वो इंजेक्शन जो है वो लगाए जाते हैं। अब देखो इंसानों के अंदर ऑक्सीटोसिन का क्या कार्य है, देखो यहां से प्रसव पीड़ा का प्रेरक है। मतलब जब भी बच्चा होने वाला होता है तो पेट के अंदर जो दर्द होना स्टार्ट होता है वो किस कारण से होता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, शिशु जन्म के बाद में गर्भाशय को सामान्य दशा में लाता है, और सामान्य दशा में कौन लाता है, तो ऑक्सीटोसिन जो है वो सामान्य दशा के अंदर गर्भाशय को लाने का कार्य करता है। ठीक है, ये देखो सोमेटोट्रोपिन, एसटीएच या फिर वृद्धि हार्मोन, ये देखो ये कहां से स्टार्ट है, ये अपना स्टार्ट है यहां से। देखो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, यकृत में अमीनो अम्ल के ग्लूकोज के संश्लेषण को प्रेरित
करता है। इसके कम स्त्रवण से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, अधिक स्त्रवण से भीमकाय शरीर हो जाता है। मतलब अब आपको एक चीज समझ जाना चाहिए कि जिसको हम पीयूष ग्रंथि बोल रहे थे, जिसका हम ये कार्य पढ़ रहे थे कि वो हाइट के लिए जिम्मेदार है, वास्तव में वो पीयूष ग्रंथि नहीं है, वो सोमेटोट्रोपिन ग्रंथि है। सोमेटोट्रोपिन ग्रंथि ही सोमेटोट्रोपिन ग्रंथि इक्वल टू पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पीयूष ग्रंथि जो है वो शरीर का आकार, हाइट को नियंत्रित करती है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं अपने को पता लगा कि पीयूष ग्रंथि के तो इतने कार्य हैं, वो तो 8 हार्मोन का स्त्रवण करती है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं अपने को पता चल रहा है कि वो पीयूष ग्रंथि नहीं, वो वास्तव में सोमेटोट्रोपिन के कार्य अपने को बताए जा रहे थे। ठीक है, तो देखो सोमेटोट्रोपिन ट्रोपिन को क्या बोलते हैं, STH बोलते हैं, या फिर इसको वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं। अब देखो DNA, RNA, प्रोटीन व लीवर में अमीनो अम्ल से ग्लूकोज के संश्लेषण को प्रेरित करता है। ठीक है, अभी देखो हाइट कैसे बढ़ेगी। ठीक है, देखो हाइट बढ़ने का क्या क्या कार्य हो सकते हैं। शरीर के अंदर अच्छे प्रोटीन खाएंगे, लीवर अच्छा कार्य करेगा तो अपनी हाइट अच्छी होगी, शरीर एकदम क्या होगा, स्वस्थ रहेगा। ठीक है, अब इस हाइट को बढ़ाने के लिए अपने को प्रोटीन, यकृत में अमीनो अम्ल और ग्लूकोज के संश्लेषण की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि करने के लिए शरीर में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, ग्लूकोज का अच्छा अवशोषण किया जाना चाहिए। तो ग्लूकोज के अवशोषण का कार्य और साथ ही साथ में हाइट बढ़ाने का कार्य कौन करता है, तो सोमेटोट्रोपिन करता है। उसके बाद में देखो प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या है, देखो वृद्धि हार्मोन जो गर्भाशय में स्तनों की वृद्धि व दूध के स्त्रवण को प्रेरित करता है। देखो प्रोलैक्टिन को कैसे याद करोगे, लैक्टोज नाम सुना होगा। लैक्टोज किसके अंदर होता है, दूध के अंदर लैक्टोज पाया जाता है। ये प्रोलैक्टिन है, मतलब दूध से संबंधित है। मतलब जो बच्चे के लिए दूध स्त्रवण को प्रेरित कौन करता है, तो प्रोलैक्टिन करता है। और वृद्धि हार्मोन जो कि गर्भाशय में स्तनों की वृद्धि करता है। ठीक है, मतलब कि जो गर्भाशय के समय प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, वो शरीर में दूध के स्त्रवण को प्रेरित करता है। इसमें तो शायद याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लैक्टिन मतलब लैक्टोज। लैक्टोज क्या करता है, दूध स्त्रवण के लिए जो है प्रेरित करता है। ठीक है, पीयूष जो वैसोप्रेसिन था, वैसे वैसोप्रेसिन और वैसे वृक्क ग्रंथि, वृक्क ग्रंथि क्या करती है, पानी का अवशोषण करती है। और पानी का अवशोषण करने के बाद में क्या होता है, मूत्र स्त्रवण बढ़ जाता है और बीपी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, रक्तदाब बढ़ जाता है। उसके बाद में ऑक्सीटोसिन पढ़ा था। ऑक्सीटोसिन जो जानवरों के अंदर अधिक दूध के स्त्रवण के लिए लगाया जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, हाँ ये क्या करता है, ये प्रसव पीड़ा का प्रेरक है। मतलब प्रसव जब होने वाला होता है तो जो पीड़ा होने का रीजन बनता है, वो रीजन क्या है, वो ऑक्सीटोसिन है। यूं समझ लो कि अगर ऑक्सीजन हमें नहीं आएगी तो वो क्या होगी, पीड़ा होगी, हमें पीड़ा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रसव पीड़ा के लिए ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीटोसिन जो है वो जिम्मेदार है। उसके बाद में सोमेटोट्रोपिन, वास्तव में ये सोमेटोट्रोपिन नहीं है, वास्तव में ये पीयूष ग्रंथि है। तो जो कार्य पीयूष ग्रंथि के थे वही सोमेटोट्रोपिन के कार्य होंगे। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या थे, शरीर में वृद्धि करना, और वृद्धि के लिए शरीर के अंदर ग्लूकोज का अच्छा अवशोषण होना चाहिए और प्रोटीन का भी अच्छा अवशोषण होना चाहिए। उसके बाद में था प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का मतलब क्या होता है, लैक्टोज। लैक्टोज दूध स्त्रवण के लिए और जो हाँ दूध स्त्रवण के लिए और साथ ही साथ में स्तनों की वृद्धि के लिए वो जो है वो कार्य करता है। उसके बाद में देखो पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। देखो अंडाशय पुट्टकों मतलब कि फॉलिकल्स जो होते हैं के परिवर्धन में सहायक होते हैं। ठीक है, अंडाशय फॉलिकल्स जो होते हैं उनके प्रवर्धन के अंदर क्या करते हैं, ये सहायक होते हैं। देखो नाम ही देखो, नाम के अंदर पुट्टिका प्रेरक मतलब प्रेरित करते हैं, पुट्टिका को प्रेरित करते हैं। तो अंडाशय पुट्टिका को प्रवर्धन में क्या करते हैं, ये प्रेरित करते हैं। उसके बाद में देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, अंडाशय व्यवृषण द्वारा लिंग हार्मोन के स्त्रवण को प्रेरित करता है तथा मादा में अंडों के निर्माण एवं अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है, अंडाशय व्यवृषण द्वारा जो टेस्टोस्टेरोन
प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के स्त्रवण के लिए कौन करता है प्रेरित? ये ल्यूटिनाइजिंग जो है ये स्त्रवण के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद में देखो एडिनो कार्टिकोट्रोपिक, ठीक है, तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का प्रेरक है। देखो एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक है। देखो कॉर्टेक्स हमने किसमें पढ़ा था, ठीक है, यहां पर भी देखो कॉर्टेक्स शब्द आ रहा है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का प्रेरक है। अगर आपने जो अपना उत्सर्जन तंत्र अगर ये पढ़ा होगा तो आपको एड्रिनल भी पता होगा कि जो अपनी किडनी होती है उसके ऊपर एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। साथ ही साथ में कॉर्टेक्स जो है अपने किडनी का ही पार्ट होता है, ठीक है, तो ये आपको वैसे याद हो गया होगा। उसके बाद में देखो थायरोट्रोपिक मतलब थायराइड ग्रंथि का प्रेरक है, तो ट्रॉपिक जहां पर आ रहा है वो क्या हो जाएगी, वो प्रेरक हो जाएगी। एड्रिनो है तो एड्रिनल हो जाएगा, थायरोट्रोपिन है तो थायराइड का प्रेरक हो जाएगा, ठीक है। अब अगर एक बार मैं रिवाइज करवाऊं तो इस तरीके से मैं आपको करूंगा। देखो वैसोप्रेसिन है तो वह है, वह से क्या हो जाएगा, वह से अपने को याद आएगा क्या, वृक्क की नलिकाएं। अब वृक्क की नलिकाओं का क्या कार्य होता है, ये जो होते हैं वो पानी को जो है क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। साथ ही साथ में मूत्र निष्कासन बढ़ जाता है और बीपी अपना बढ़ जाता है। उसके बाद में देखो ऑक्सीटोसिन था, ऑक्सीटोसिन जो क्या करता है वो डीएनए, और ऑक्सीटोसिन जो है ये अपने क्या करता है, प्रसव पीड़ा का प्रेरक है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, प्रसव पीड़ा का प्रेरक है। सोमेटोट्रोपिन वास्तव में क्या है, वृद्धि हार्मोन है, ठीक है। और उसके बाद प्रोलैक्टिन दूध स्त्रवण के लिए पुट्टी का प्रेरक, मतलब कि जो फॉलिकल्स होते हैं अंडाशय के जो प्रेरक होते हैं उनको प्रेरित करते हैं, उनको वृद्धि के लिए प्रेरित करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो पुरुषों के अंदर और महिलाओं के अंदर टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन जो निकलते हैं उनका स्त्रवण करने के लिए जो मोटिवेट करते हैं वो करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एडिनोकार्टिकोट्रोपिक जो है और थायरोट्रोपिक जो है ये क्या करते हैं, ये एड्रिनल को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, ये थायराइड को क्या करते हैं, ये प्रेरित करते हैं। अब देखो ये तो खाली पीयूष ग्रंथि थी, अब और आगे है। अब देखो थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन के ऑक्सीकरण उपापचय की दर को नियंत्रित करते हैं। देखो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है, भोजन के ऑक्सीकरण व उपापचयन की दर को नियंत्रित करती है, ठीक है। साथ ही साथ में ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ाती हुए हृदय की धड़कन, शरीर के ताप को प्रेरित करती है, ठीक है। अब देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर थायराइड हाई या फिर डाउन हो जाता है हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या स्थिति बनती है। देखो ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ाता है, अगर ग्लूकोज का अधिक अवशोषण करेगा वह हृदय की धड़कन और शरीर का ताप को क्या करता है, प्रेरित करता है, मतलब ताप को मेंटेन करने के लिए, मतलब बनाए रखने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। बस याद क्या करना है, आपको याद करना है कि इससे क्या हाशिमोटो रोग हो जाता है, ठीक है, हाशिमोटो, ठीक है, ये रोग हो जाता है। ये ऊपर वाला चाहे आप याद करना रहने देना, क्योंकि ये यहां से जो है प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी कम है। और इसके कम स्त्रवण से वयस्कों में क्या हो जाती है, मिक्सिडीमा, मतलब शारीरिक कमजोरी देखी जाती है। देखो इसके अंदर क्या बताया गया कि अलग अलग जो है नाम दिए जाते हैं। अगर थायराइड हाई है तो उसको हाशिमोटो नाम दे दिया, थायराइड का लेवल कम है तो मिक्सिडीमा इसको नाम दिया जाता है। इससे क्या होता है, देखो थायराइड जिसका डाउन रहता है ना, उसको हमेशा शारीरिक कमजोरी रहती है, अधिक स्त्रवण से उपापचय दर, रक्तदाब, O2 की खपत बढ़ जाती है, मतलब शरीर के अंदर क्या होती है, O2 की खपत बढ़ जाती है, जिससे शरीर के अंदर थकावट और कंपन आदि होते रहते हैं, ठीक है। मतलब अगर लो है थायराइड तो मिक्सिडीमा हो जाएगा, अगर हाई है तो क्या हो जाएगा, हाशिमोटो रोग जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये देखो उभयचरों में कायांतरण को प्रेरित करता है, वह अधिक स्त्रवण से नेत्रोनच्छेदी गलगंड रोग हो जाता है, ठीक है। और अन्य लक्षण कम स्त्रवण से सामान्य गलगंड व हाशिमोटो रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने को दो ही चीज याद रखनी कि दो रोग हो जाते हैं, एक हाशिमोटो, अगर हाई है तो हाशिमोटो, और अगर लो है तो मिक्सिडीमा रोग वहां पर होने की संभावना पूरी रहती है। अब उसके बाद देखो पैराथायराइड या पैराथार्मोन, ठीक है, इसके अंदर देखो क्या होता है, ऑस्टियोपेरेसिस रोग हो जाता है, ठीक है। देखो पैराथायराइड जो है ना, पैराथायराइड नाम क्या है, पैरा मतलब पैरों में दर्द रहेगा,
हड्डियों का जो दर्द होता है हाथ और पैरों के अंदर, ऑस्टियोपेरेसिस इसको बोला जाता है। ये जनरली जो है बुढ़ापे के अंदर होता है, लेकिन आजकल जो है ये यंग जनरेशन के अंदर भी ये जनरली होने लग गया है। ठीक है, तो पैराथायराइड, पैराथायराइड मतलब पैरों का दर्द जो है वो रहना स्टार्ट हो जाएगा। पैरों का दर्द का मतलब क्या होगा, जैसे घुटने का दर्द हो गया, हाथों का दर्द हो गया, हड्डियों से संबंधित जो दर्द होता है उसको बोला जाता है ऑस्टियोपेरोसिस। देखो हड्डियां भंगुर हो जाती है। ठीक है, तो याद इतना ही रखना है, इससे रोग कौन सा होता है, तो ऑस्टियोपेरोसिस। ठीक है, अब देखो पीनियल, ये छोड़ देना, ये आपको मैं पीछे करवा चुका हूं, वही याद करना है। पीनियल, इसके द्वारा स्त्रावित मिल्टॉनिक, देखो मिल्टॉनिक हार्मोन, पीनियल ग्रंथि जो है वो क्या करती है, मिल्टॉनिक हार्मोन का स्त्रवण करती है, त्वचा के रंग को हल्का कर देता है और मानव में जननांगों के विकास में विलंब करता है। मतलब जो पीनियल ग्रंथि है वो अगर स्त्रवण सही ढंग से नहीं करती है तो उसके अंदर त्वचा का जो रंग हो जाएगा, वो रंग जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, मतलब फीका फीका, चमक नहीं रहेगी, वो चमकदार वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, और स्त्रवण कौन सा होता है, मिल्टॉनिक। ठीक है, मिल्टॉनिक हार्मोन का स्त्रवण ये जो है वो करता है। ठीक है, देखो मिल्टॉनिक हार्मोन किससे संबंधित है, ये त्वचा में चमक लाने का काम करता है। ठीक है, देखो एक पहले क्रीम आती थी मिलाज एक्ने। ठीक है, ये किससे संबंधित होती थी, जो फेस के ऊपर जो अपने निशान हो जाते हैं उससे संबंधित। तो देखो स्किन से रिलेटेड है, इसलिए देखो मिलाज और यहाँ पर मिल्टॉनिक, मतलब कि स्किन से रिलेटेड है, वो मिल्टॉनिक हार्मोन है, त्वचा के कलर को जो क्या कर देता है, ये हल्का करने का कार्य करता है। ठीक है, अब ये देखो अग्नाशय अंतःस्रावी कहां से होता है, तो ये बीटा से लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से स्त्रवण होता है। ठीक है, देखो ये ग्लूकोज की खपत बढ़ाता है, प्रोटीन का संश्लेषण यकृत में ग्लाइकोनोसिस को प्रेरित करता है। अपने काम का क्या है, काम का यही है कि अल्फा और बीटा। ठीक है, इंसुलिन जो है बीटा से संबंधित है, ये है जी, मतलब ग्लाइकोलाइसिस जो आपने पढ़ा था वो किससे संबंधित है, वो अल्फा कोशिका से। आपने ट्रिक भी पढ़ी थी, जी अल्फा और आई बी। ठीक है, तो इंसुलिन लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से उसका स्त्रवण होता है। ठीक है, तो ये अपने को यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल ये जो टेबल जो डाली गई है इसके अंदर जो अपने को पढ़ना है वो अपने को केवल और केवल ये टेबल का ध्यान रखना है। बाकी जो पीछे पढ़ाया है वो अपने खाली वही यूजफुल है, इस टेबल को अपने को आगे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखो अधिवृक्क एड्रिनलिन, एड्रिनलिन ग्रंथि का आपने पढ़ा था कि ये आपातकालीन स्थिति के अंदर कार्य करती है। ठीक है, जैसे उड़ान हो गया, डर हो गया, थकान हो गई के दौरान इन हार्मोन के प्रभाव से रक्तदाब मतलब धड़कन, ग्लूकोज का स्तर जो है, महत्वपूर्ण अंगों का रक्त संचार जो है बढ़ जाता है। भाई इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जो जो स्थिति होने वाली है वो सभी स्थितियां यहाँ पर लिखी गई है, और एड्रिनलिन के अंदर इमरजेंसी स्थिति वाली ही चीजें इसके अंदर अपने आती है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। अब देखो जनन ग्रंथियां, वृषणों की लैंडिंग की कोशिकाएं, देखो एस्ट्रोजन ये क्या है, नर हार्मोन है, किसका स्त्रवण करते हैं, ये है टेस्टोस्टेरोन, ये है एंड्रोजन। ठीक है, ये एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन नहीं, ये एंड्रोजन। एंड्रोजन के क्या है, ये नर हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण होता है। ठीक है, अब देखो अब ये नर के अलग अलग हार्मोन को भी जो है अपना वर्गीकरण किया गया, ये याद रखने की अपने को जरूरत नहीं है। अब याद ये देखो प्रोजेस्टेरोन और एक रिलैक्सिन। ठीक है, देखो रिलैक्सिन क्या है, यह शिशु जन्म को सुगम बनाने के लिए प्यूबिक सिंपोसाइसिस को फैलाता है। मतलब देखो जब शिशु का जन्म होने वाला होता है तो जो कोशिकाओं को क्या होना पड़ता है, वो थोड़ा सा क्या होना पड़ता है, उसको जगह देनी पड़ती है। शिशु को बाहर आने के लिए कोशिकाओं को खुलकर उनको जगह देनी पड़ती है, तो उसके लिए जो हार्मोन काम करता है वो रिलैक्सिन हार्मोन। देखो देखो रिलैक्स करने का, कोशिक जो अपने शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनको फैलाने का कार्य कौन करता है, रिलैक्सिन, ये रिलैक्स कर देता है। ठीक है, तो रिलैक्स कैसे होता है, रिलैक्सिन हार्मोन से शिशु जन्म को सुगम बनाने के लिए प्यूबिक सिंपोसाइसिस को फैलाता है। मतलब ये क्या है, ये अपनी कोशिकाओं के नाम है और बॉडी पार्ट का नाम है। प्यूबिक सिंपोसाइसिस को फैलाने का काम कौन करता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो करता है। ठीक है, चलो फिर ये जो टॉपिक है ये अपना कंप्लीट हो चुका है, और इस सारणी के अंदर से अपने को वही चीजें देखनी है जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में,
थैंक यू।